सो मासूम, वेलकम टू एसएसपीसी। जो आपका रिजल्ट था वो रिजल्ट तो हाल ही में जस्ट रिलीज हुआ है। तो रिजल्ट में कैसा फील कर रहे हो आप? क्योंकि आपका तो जो स्कोर है वो 638 है। स्कोर तो काफ़ी अच्छा है। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वही आया, लेकिन रैंक थोड़ा बेटर आ जाता तो और खुश हुआ। हाँ ठीक है, वो रैंक का तो इस बार कुछ अलग ही चल रहा है एनटीए का, तो इसके बारे में अभी क्या ही बोल सकते हैं। जो भी है वो छोड़ो, लेकिन जो नंबर है मतलब आपका एक्सपेक्टेड कैसा था? मैं जैसे एग्ज़ाम के डे पे कैलकुलेट किया था 643। तो जब फिर से आंसर प्रोविजनल आंसर किया तो 2 नंबर कट गए थे, मतलब 2 क्वेश्चन कट गए थे। 633 हुआ। उसके बाद एटम वाला क्वेश्चन का जब बोनस मिला 638, मतलब मेरा आसपास ही था पूरा पहले दिन से। मतलब जैसा आपने सोचा था कि जैसा आपका आएगा बस वैसा ही आपका आया था। मतलब आप कुल मिला के रैंक को अगर छोड़ दे तो आप आपका जो रिजल्ट है उससे आप खुश हो? हाँ, बोला जा सकता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी हम कुछ बात करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि आप जी में भी अच्छे रिजल्ट किए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग पूछना चाहते हैं कि आप जी और नीट दोनों के लिए प्रिपरेशन किए थे? क्योंकि मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभार बच्चों का ऐसा कुछ सोचना होता है कि हाँ अगर हम नीट के लिए प्रिपेयर करें तो नीट का ही करेंगे। जी का जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री तो लगभग सेम ही आता है। लेवल भी आजकल इनके जब से कर रहा है एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है। मैथ्स जैसे मेरा वीक था तो मैथ्स में मेरा नंबर भी नहीं आया, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब अगर कोई दोनों किसी भी में है तो एक का कर ले तो दोनों हो जाएगा, ऐसा है। हाँ मतलब वही हम लोग बोलना चाहते थे कि नीट और फिजिक्स, मतलब नीट और जे के लिए फिजिक्स का प्रिपरेशन और केमिस्ट्री का जो प्रिपरेशन होता है वो लगभग सेम ही होता है। मतलब एक के लिए अगर हम लोग प्रिपरेशन कर देते हैं तो दूसरा वाला भी आराम से हो जाता है, बस वही वाला है। अच्छा, तो अगर हम लोग कुछ और चीज जानना चाहते हैं, जैसे एक बच्चे लोगों का एक मतलब कौन सा क्वेश्चंस रहता है, जैसे अगर हम लोग नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बोर्ड्स के लिए कैसे करें, या फिर बोर्ड्स के लिए हम लोग करते हैं तो नीट के लिए कैसे करें, दोनों अलग अलग है या फिर एक जैसा? तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे? जैसे मैं ड्रॉप आउट था तो मेरे जिस बोर्ड ईयर में मेरे 500 रैंक थे, मतलब ठीक ठाक थे, उतने भी अच्छे भी नहीं थे। लेकिन जैसे बोलो अगर बोर्ड का, तो बोर्ड में मेरे साइंस के सब्जेक्ट में 93% था ओवरऑल। तो साइकोलॉजी की वजह से थोड़ा कम आ गया, 89% तो जैसा है मतलब मैंने अगर बोर्ड का बोलूँ तो मैं बोर्ड का एक हफ्ते पहले ही जो पढ़ना था वो भी उस वक्त से। तो मैं ये बोलूँगा क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहता है, तो अगर हम एक का भी ठीक से प्रिपेयर करें बोर्ड के 1 महीने पहले से, अगर थ्योरी पढ़ना चालू करें तो आंसर लिखने का फॉर्मेट सीख जाए तो आराम से 90% तो ला ही सकते हैं। मतलब उतना खास नहीं है ये सब पूरा। मतलब बच्चे लोगों का जैसा एक कॉमन सा कंफ्यूजन रहता है कि नीट के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो बोर्ड सही तरीके से नहीं होगा, या फिर बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो नीट सही तरीके से नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा क्योंकि कॉन्सेप्चुअल का पार्ट होता है। ठीक है, तो इवन आजकल तो बोर्ड्स भी बहुत कॉन्सेप्चुअल साइड में जा रहा है, केस बेस्ड या पेशेंट बेस्ड। हाँ। तो अल्टीमेटली जो एंट्रेंस कर रहे हैं उनको अलग से चिंता करने की जरूरत है। तो ये बात जो आपने अभी अभी बोला है कि आपका ड्रॉप ईयर में 505 आया था, तो फ्रेशर ईयर में फ्रेशर्स ईयर में आपका 505 आया था, ड्रॉप ईयर में आपका 638 है। तो जो एक कॉमन सा क्वेश्चंस रहता है दिमाग में, जैसे मतलब मैं ये जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अभी का जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो रिपीटर्स के लिए होता है, रिपीटर्स के लिए मैं पूछ रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना कि रिपीट में करो, मैं कॉलेज में एडमिशन लो, कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैं रिपीट करूँ, या फिर सिर्फ मैं रिपीट ही करूँ, ऐसा ऐसा कुछ क्वेश्चंस जैसा होता है। अगर फ्रेशमैन हो तो अगर फैमिली का सपोर्ट है फिर तो फुल ड्रॉप लेना चाहिए। मतलब पार्शियल ड्रॉप थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैंने जैसे फुल ड्रॉप लिया था, मेरा फैमिली का भी फुल सपोर्ट था तो मैंने फुल ड्रॉप लिया था। तो मेरे हिसाब से अगर 2 ड्रॉप हो रहा है तो फैमिली अगर प्रेफर दे रही है फिर पार्शियल ड्रॉप लिया जा सकता है। वैसे फुल ड्रॉप ही बेहतर रहता है ताकि फोकस रहना। नहीं नहीं, हमेशा जो बच्चे लोगों के टेंशन रहता है कि मैं रिपीट करूँ नहीं रिपीट करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वो बच्चे लोगों से ज़्यादा गार्जियंस के लिए वो टेंशन ज़्यादा होता है कि हाँ अगर हम रिपीट करते तो 1 साल बर्बाद हो जाएगा, नहीं हुआ तो ऐसे आपका भी पेरेंट्स कुछ ऐसे सोचे थे या फिर फुल सपोर्ट में थे? मेरे पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव थे क्योंकि उनका कहना था अगर इसमें इस फील्ड में घुस गए फिर तो लाइफ, मतलब ऐसा कुछ नहीं, वो तो जरूर वो जरूर है। उनका ये था
और वो हमेशा मुझे हर सिचुएशन में, अब इवन वो कभी मुझे ये भी नहीं बोलते थे ऐसे पढ़ो ये करो वो करो, उन्होंने पूरा मुझ पर छोड़ रखा था। तो इसलिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा मानता हूँ कि उन्होंने खुद फुल सपोर्ट किया। मतलब कुल मिला के बात ऐसा ही है कि फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये जो जर्नी है ना, इसमें तो हम अप्स एंड डाउन सब कुछ एक साथ जाता है। तो ऐसा होता है डिप्रेशन तो आएगा ही है, एक फेज तो आना ही आना है। तो उस फेज में फैमिली का सपोर्ट, टीचर्स का सपोर्ट, वो सबसे महत्वपूर्ण, और दोस्त एक दो जो ठीक से गाइड करे, ऐसा नहीं कि ये भी कुछ बोल रहे हैं, तो वो सब बहुत मैटर। तो जैसे और एक चीज़ मैं आपका बोर्ड से रिलेटेड पूछना चाहता हूँ। जैसे हम लोग सोचते हैं कि 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड, तो दोनों में आपका कैसा पॉइंट ऑफ व्यू है, दोनों में कितना डिफरेंस जैसा होता है? तो थोड़ा बहुत बोल सकते हैं रोड लर्निंग के जैसा ही हो, लेकिन जब 11th 12th में आते हैं तो सिलेबस अचानक से बढ़ता है, तब कॉन्सेप्चुअल स्टडीज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि रट्टे नहीं मारता वो कॉन्सेप्ट। अच्छा, तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि आपका जी का जो फिजिक्स का प्रिपरेशन है वो आउट ऑफ 100 आपका 76 आया था। जो आपने बोल रहे थे कि मैथ का प्रिपरेशन वो सही तरीके से नहीं होता, ठीक है, वो आप नीट के फोकस थे। तो एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ कि सोचिए कि आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ठीक है आप जी भी उसके साथ देख लो, तो इसके लिए कुछ अलग सा प्रिपरेशन आपने किए थे या फिर कुछ ऐसी मतलब मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि मैंने टेस्ट सीरीज के थ्रू जेई का जो करना था, ऐसा अलग से जेई का कुछ नहीं हुआ। टेस्ट सीरीज जैसे और जगह यहाँ भी मैं देता था, जेएम टेस्ट देता था, जिसमें जेई के अच्छे खासे क्वेश्चन आते थे। ऑल्दो मेरे मार्क्स कम आते थे क्योंकि टेस्ट थोड़े हायर लेवल पे जाते थे, लेकिन एनटीए मोर और लेस एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनाता है। तो उस हिसाब से ये बोला जा सकता है कि अगर प्रिपरेशन थोड़ा टफ रहेगा तो एग्जाम में आसान। जैसे मैं अगर बोलूँ, इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे थे मैंने जल्दी में गलत टिक कर दिया, मतलब मेरा सही था, कॉन्सेप्ट सही था, आता था, लेकिन टेंशन में आपने जल्दी में अच्छा हो गई। तो यही मतलब ये 86 या 90 भी हो सकता था अगर मैं वो थोड़ा सहन के कर, तो यही है, मतलब इतना खास कुछ। अच्छा, तो जैसे आपने हाल ही में बोला कि जेएमटीएस और एक है हमारे यहाँ का जो एनएमटीएस, तो क्या होता है कि बच्चे लोग कभी कभार डरते रहते हैं कि एग्ज़ाम दूंगा, नंबर कम आएगा, घर पे कुछ डांट वगैरह पड़ेगा, क्योंकि वो तो कॉमन सी चीज़ है कि बच्चे लोगों का जो कॉमन चीज़ होता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक्चुअली जो आपने यहाँ पर एग्जाम्स वगैरह दिए, तो उस एग्जाम से आपको कुछ फायदा हुआ, मतलब फायदा हुआ तो कैसे फायदा हुआ? जैसे एग्जाम का बोलो तो कोचिंग्स में जो एग्जाम होते हैं वो मैक्सिमम टाइम नीट से बहुत ऊपर के लेवल पे होते हैं, तो उसका यही फायदा होता है कि ऑलरेडी हम प्रिपेयर रहते हैं कि टफ क्वेश्चन आए तो हम कैसे हैंडल करें, हमारा अगर कुछ अपने ढंग से नहीं हुआ तो टाइम कैसे मैनेज करें, सब कुछ। तो यहाँ के जो क्वेश्चंस थे वो नॉर्मली तो मैं तो बोलूँगा बहुत टफ आते थे, लेकिन लास्ट तक आते आते इतने टेस्ट दे दिए थे कि अब आदत हो गई। तो उस हिसाब से टेस्ट के ये है कि अगर थोड़े ऊपर लेवल के टेस्ट दोगे तो अल्टीमेटली फायदा ही रहता है। मतलब आप नीट का एग्जाम अब आसान लगने लगता है, मतलब जो टेस्ट आपने दिया था उस टेस्ट से आपको थोड़ा मोटिवेशन मतलब कॉन्फिडेंस आपको मिला था? पहले जैसे डर लगता था कि नंबर कम आएंगे वो, लेकिन फर्स्ट टेस्ट देने के बाद तो अच्छा मार्क आना स्टार्ट हो जाता है, फ्लो आना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग टेस्ट देते हैं, ठीक है, जो हाल ही में जो टेस्ट दे रहे हैं उन लोगों का भी एक ही क्वेश्चन है कि टेस्ट तो दे रहे हैं, टेस्ट में नंबर कम आ रहा है, तो नेक्स्ट टेस्ट के लिए प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, उसमें भी नंबर कम आ रहा है, तो इसके लिए कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मोटिवेशन डाउन हो जाता है, क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चंस वगैरह रेडी करते हैं वो रेडी करते हैं कि टफ सिचुएशन के लिए आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो उस वजह से कभी कभार ऐसे आप लोगों को फील आता है कि सही है कि मेरे से नंबर नहीं उठ रहा है, मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो आपको भी कभी कभी ऐसा फील हुआ था? बेसिकली मैंने जो अपना फ्रेशमैन ईयर में जो किया था वो ऐसा किया था कि मैं टेस्ट नंबर ऑफ टेस्ट तो कम दिए थे, उसके ऊपर एनालिसिस पे उतना जोर नहीं दिया। मतलब अगर जिनका भी टेस्ट में नंबर कम आ रहा है, सिलेबस पहले तो ये देखना होगा कि सिलेबस मैंने कंप्लीट किया कि नहीं किया, उसके बाद नंबर जो कम आ रहे हैं किन टॉपिक में आ रहे हैं उनको नोट से
प्रॉपर्ली एनालाइज करें, फिर उसके ऊपर कुछ और थोड़ा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें तो एक अंदाज़ा लग जाता है कि मैं इस टाइप के क्वेश्चन पे अटक रहा हूँ, तो नेक्स्ट टेस्ट में इम्प्रूवमेंट का चांस रहता है। मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से, जैसे मैं करता था, तो पहले पहले हम यही गलती करते हैं कि एनालिसिस पे जोर नहीं देते, लेकिन लास्ट में स्कोर वही पुश करा। मतलब जितना भी पढ़ लो, अगर एनालिसिस नहीं करोगे तो फायदा ही नहीं, कोई बात नहीं। मतलब नंबर आपको कम मिला ज़्यादा मिला उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप दे देते हैं एनालिसिस। मॉक टेस्ट में अगर अच्छे नंबर आ भी गए तो भी क्या होगा, वो मेन जरूरी एग्जाम है में जरूरी है। क्योंकि कंसेप्ट मतलब टोटली वो जो बेस्ड है वो बेस्ड है कंसेप्ट के ऊपर, तो कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो आपने बोला कि आप रिपीट किए थे या फिर फ्रेशर्स में भी आपका ठीक है उतना अच्छा नंबर नहीं आया था, लेकिन 500 वो भी कम नहीं है। तो आप जो आपका 3 साल का जो प्रिपरेशन था, वो 3 साल के लिए आपने कैसे कैसे प्रिपेयर किए, कौन से सब्जेक्ट के लिए कैसे कैसे किए? जैसे हमेशा बच्चे लोग एक कौन सा प्रॉब्लम रहता है, मैं मेरे सब्जेक्ट के अलावा कुछ और सब्जेक्ट के लिए बात कर रहा हूँ, जैसे केमिस्ट्री होता है, क्योंकि केमिस्ट्री में हमेशा बोला जाता है कि उसके अंदर एक्सेप्शंस है, वो आप कैसे याद रखते थे या फिर कैसे वो करते थे आप? बेसिकली अगर हम एक्सेप्शंस को रटने लग जाए बिना उनके लॉजिक को समझे तो वो टफ हो जाते हैं। तो पहले बेसिक्स पे ध्यान देना चाहिए। जो लगता है मैं जैसे पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ये सब चैप्टर से जो जैसे इनऑर्गेनिक में ही ज़्यादा एक्सेप्शंस आते हैं, तो उनके बेस बना था ये तो चैप्टर। अगर ये दो स्ट्रॉन्ग हो गए तो फिर तो मैं ये बोलूँगा कि एक्सेप्शंस को हाईलाइटेड रखिए, बार बार बोलते जाओगे, बार बार पढ़ते रहो, याद हो जाएगा, इतना कुछ स्ट्रेस नहीं है। लेकिन बार बार ब्रेनलेस रखता मारोगे फिर तो नहीं, मतलब फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही है। तो उसके साथ जैसे बायोलॉजी का भी कुछ ऐसा वगैरह होता था, तो उसके लिए आप कुछ बोलना बायोलॉजी के जैसे जो पार्ट कॉन्सेप्चुअल थे, अगर मुझे उस पार्ट में दिक्कत हुई तो मैं मेरे टीचर से पूछता था या फिर यूट्यूब पे जाकर उस टॉपिक का सर्च करता। लेकिन अगर जैसे जो डाइवर्सिटी टाइप क्वेश्चन मतलब उनमें एग्जांपल्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो एग्जांपल्स तो अल्टीमेटली मतलब मेमोराइजेशन मेमोराइजेशन अल्टीमेटली है, तो उन सब के लिए मैं इतना स्ट्रेस नहीं लेता, क्योंकि मुझे इतना पता था कि ये लास्ट में जाके पढ़ना फिर पड़ेगा। इवन मैंने तो लास्ट डेट तक एग्जाम के 2-3 घंटे पहले भी एग्जांपल्स एक बार फुल सिलेबस के थे। और उसके साथ ही हमारा आता है जो फिजिक्स, क्योंकि बोला जाता है कि ज़्यादातर केसेस में फिजिक्स ही कुछ गेम चेंजिंग होता है, क्योंकि जैसे होता है कि आप लोग बायोलॉजी ज़्यादा पढ़ते रहते हैं, वो भी ज़रूरी है, और उसके साथ केमिस्ट्री भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन फिजिक्स का कुछ अलग सा नहीं, उसका कुछ प्रैक्टिस वगैरह करना होता है। तो उसमें ही मैक्सिमम टाइम बच्चे लोग कुछ ज़्यादा खराब कर लेते थे। तो जो ये वाला जो प्रॉब्लम हो, वो वाला प्रॉब्लम भी आपने फेस किया होंगे, क्योंकि एक जो हम केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी के बारे में बोलते हैं, तो वो दोनों सब्जेक्ट मेमोराइज जैसा कुछ है, कुछ लॉजिक है, कुछ मेमोराइजेशन जैसा है, लेकिन फिजिक्स के अंदर मेमोराइजेशन बहुत कम होता है, तो फॉर्मूला कुछ मेमोराइज करो और प्रैक्टिस करो। तो ये जो चीज़ होता है आपका जो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम आपने कैसे मतलब हैंडल की थी? जैसे मैंने फर्स्ट टाइम दिया था तो मेरे फिजिक्स के स्कोर पे सिर्फ 60 है, इस बार थे 133, मतलब लगभग डबल के जैसा मेरा आ गया। तो हुआ क्या, मैं पहली बार जब 11th में आया तो सीनियर से यही सुना कि फिजिक्स बहुत टफ है, बहुत टफ है, लेकिन जब मैं पहली बार पढ़ना चालू किया मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद दुर्गा पूजा तक मैं अच्छे से ही पढ़ा। उसके बाद तो वही 11th का हवा, आपका 11th का हवा लग गया, खेल कूद इन्हीं में 11th चला गया। तो अल्टीमेटली सेकंड हाफ बहुत खराब गया, मतलब वहाँ से फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, अगर भागोगे दूर तो वो भगाएगा। वही तो मैंने 12th में फिर से चालू किया था फिजिक्स, और वही डायरेक्ट बैठ गया था, तो उसका अल्टीमेटली गंदा है पढ़ ही गया। तो इसके वजह से अल्टीमेटली हुआ क्या, मैं फिजिक्स में वैसे मेरे हिसाब से इस साल से पिछले साल वाला पेपर कंपैरेटिवली थोड़ा इजियर था, लेकिन उस पेपर में मैं आते हुए क्वेश्चन भी गलत कर गया, वो एक डर की वजह से। तो अगर मैं यही बोलूँगा, मतलब फिजिक्स ऐसा है, फिजिक्स पहले टाइम मांगता है, लेकिन एक बार अगर दिमाग में घुस गया लास्ट में फिजिक्स सबसे कम पढ़ना, उस समय से फॉर्मूला भी चल जाता है। मतलब फिजिक्स का जो हिस्सा होता है, जैसे बच्चे लोग हमेशा उल्टा करते रहते हैं, कि बच्चे लोग हमेशा ऐसा सोचते हैं कि बायोलॉजी हम रेडी कर लेते हैं, केमिस्ट्री रेडी कर लेते हैं, बाद में फिजिक्स का कुछ कर लेंगे, लेकिन जो ये प्रोसेस है वो प्रोसेस पूरा का पूरा उल्टा ही है, क्योंकि हम लोगों को पहले फिजिक्स के लिए कुछ सही तरीके से कुछ नंबर, कुछ चैप्टर्स वगैरह वो सही तरीके से हम लोगों को रेडी करके रखना है।
उसके बाद जो टाइम टू टाइम होता है वो टाइम टू टाइम रिवाइज करना होता है। हाँ, तो और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसा बच्चे लोगों का और एक कुछ कॉमन जैसा क्वेश्चन होता है कि ऐसा होता है ज़्यादातर केसेस में, वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी, दोनों तीनों का ही होता है कि मैंने ये वाला चैप्टर सही तरीके से करके रखा है, इसके ऊपर मेरा पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस है। लेकिन तकरीबन 1 महीना, 2 महीना या फिर 3 महीने के बाद कुछ ऐसा फील होता है कि हाँ यार, मैंने तो इसको करके रखा था लेकिन वो पूरा का पूरा मेरे दिमाग से निकल गया, मैं फिर से इसको रेडी करूँ। तो ये वाला चीज़ भी आपके साथ हुआ था या फिर कुछ और टेक्निक आपने अप्लाई की थी? मेरे साथ भी ये हुआ था, मतलब ये बहुत कॉमन है, सबके साथ ही होता है। लेकिन यही है, जो कर रहे हो उस समय इम्पोर्टेंट टिक मार के रखना चाहिए। टीचर भी ये बोलते हैं, आपने तो बोला था। और रिविजन के लिए मतलब हमेशा थ्योरी नहीं पढ़ सकते। फिजिक्स के लिए स्पेशली बोलो तो फिजिक्स में क्वेश्चंस के थ्रू ही रिविजन होता है। हाँ। तो वही मतलब जो टिक मार्क क्वेश्चन है उन्हें दोबारा देखे महीने 2 महीने में, फिर याद आ जाएंगे। अगर नहीं आया तो टीचर से मदद मांगे, और उन टॉपिक्स के एक बार हो सके तो यूट्यूब में बहुत कुछ मिलता है 10-20 मिनट के, सिर्फ उसी टॉपिक पर एक बार देख लीजिए, बस मतलब ये इतना डरना नहीं है। मतलब हम फिजिक्स का एक हवा बना के रखे, ये बहुत टफ होता है ये सब। हाँ, मेरे मार्क्स अच्छे आ सकते थे, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत करके आ गया जो कभी मेरे से गलत नहीं हुआ। मॉडर्न फिजिक्स का मैंने 2 गलत कर दिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी का वो भी बहुत आसान क्वेश्चन था। मैं स्पीड में पढ़ा नहीं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मतलब पूछ रहा था। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा कि हमारे इस साल के पेपर में एक क्वेश्चन था कि 1/λ² का काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो वो तो स्ट्रेट लाइन आता, तो मैंने λ² के निकाले, तो स्पीड में गलती हो गई। ऐसे 4-5 गलती की फिजिक्स में जो नहीं होते, तो शायद मतलब जैसे गलतियां हम लोग ज्यादातर केसेस में करते हैं अनमाइंडफुल वे, तो गलतियां जैसे हम लोग नॉर्मली बोलते रहते हैं, नजरें हटी दुर्घटना हटी। मतलब ज्यादातर केसेस में जो गलतियां होता है हम लोगों का, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, जो भी हो, मतलब इन आसान सा सवाल के अंदर ही होता है मैक्सिमम, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि ये तो इजी है, हम लोगों को आता है। टफ क्वेश्चंस के अंदर कुछ कम होता है, तो हम लोगों को हमेशा वो टफ वाला क्वेश्चंस तो ठीक है ध्यान देना है, लेकिन इजी वाले क्वेश्चंस में भी हम लोगों को ध्यान देना है। ये तो आप बोलना चाहते हैं। जैसे मैं अगर बोलूँ, मेरा रोटेशन मैकेनिक्स ये सब मेरा थोड़ा वीक था, रोटेशन कोलिशन ये सब मैं डरता था। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए इजी भी थे और मुझसे हिल भी गए। मतलब यही है कि हम जिससे डरते हैं उसको सीरियसली करते हैं, और जैसे जो गलती मैंने किया वो वही था जो मैं कभी गलती नहीं करता था। बेसिकली कभी भी और पेपर में ओवर एक्साइट नहीं होना। मैं अगर बोलूँ, मेरा ऐसा 6-7 गलती था जो मैं अवॉइड कर सकता था। मैं ओवर एक्साइट होके ये क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं, ये ओवर एक्साइट होके मैं गलत कर रहा है। तो ये एग्जाम का टेम्परामेंट, प्रेशर बहुत कुछ खराब है, तो उसी में ये होगा। और जो अभी मैं एग्जाम्स के अंदर जा रहा हूँ, ठीक है, तो एग्जाम से मतलब तकरीबन 1 या 2 महीने पहले आपका कैसा सिचुएशंस था, या फिर आपको मतलब आपके साथ जितने सारे दोस्त थे उन लोगों का भी सिचुएशन कैसा होता था? जैसे ड्रॉपर्स का स्पेशली बोलूँ तो फ्रेशर्स का तो बोर्ड्स रहता है और दिमाग ऑक्यूपाइड रहता है, एक अलग सा प्रेशर होता है। लेकिन ड्रॉपर्स में यही दिक्कत है कि 2 महीने पहले हमारा पिछले साल का याद आना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से हम थोड़ा डरने लगते हैं। तो मेरा ये हुआ था कि मैं मार्च के करीब, मुझे डेट अभी तक याद है, मार्च के 12-13 के करीब ऐसा हो गया था कि मुझे रात को नींद नहीं आते थे, 3 घंटा 2 घंटा ऐसे सो रहा था। आपने मुझे कॉल भी किया था उस टाइम पे। जैसे मैं सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है पेरेंट्स, उसके बाद टीचर्स, मतलब दोस्त सभी उसी सिचुएशन में होते हैं कि कोई हेल्प करने वाला नहीं होता, वो भी वही सिचुएशन फेस कर रहे थे। तो जैसे मैंने टीचर्स को बोला, आपको बोला, सभी टीचर्स ने मतलब टीचर्स का उतना मोटिवेट किया जितना शायद कोई भी नहीं। मैं खुद पे उतना विश्वास नहीं कर रहा था जितना टीचर्स को मुझ पर था। तो यही है, मतलब उस समय फैमिली से बात करिए, टीचर्स से बात करिए, उनको ये सब उनके लिए कॉमन, हमारे लिए उतना नहीं है, लेकिन वो हर साल इसी फेस को देखते हैं, तो वो समझते हैं कि क्या हो रहा है, क्या कैसे हैंडल किया जा सकता है। तो ये फेज है जो आएगा ही आएगा, और इससे निकल गए तो रिजल्ट आ जाएगा, वही। अच्छा, तो कभी कभार कुछ बच्चे लोग ऐसे सोचते हैं कि इस बार हम बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं। ज़्यादातर केसेस में वो 12th वाले बच्चे सोचते हैं, वो भी इसी टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे उन लोगों का एक ऐसा कॉमन सा चीज़ होता है कि मैंने 11 जो है 11 मैंने पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया, मेरा पूरा का पूरा ब्लेंडर हो चुका है 11, तो अभी मैं 12th के लिए कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं कि
हाँ इस टाइम पे 12th वालों का कुछ कर सकते हैं या फिर कुछ नहीं कर सकते? जैसे मैं अगर मेरा बोलूँ तो मैंने जब बोर्ड दिया था तो मेरा यही गलती था कि मेरा भी 11 बर्बाद था। तो मैं 12th में जाके 11th पढ़ना चालू किया था, लेकिन बीच में मैं बह गया पूरा। मतलब वो वही प्रेशर लेने का जो कैपेसिटी है उसी से जो मतलब ड्रॉप और फ्रेश ईयर में सिलेक्शन का यही अंतर है कि कौन कितना अच्छे से प्रेशर को हैंडल कर सकता है। तो उस साल मैं अगर जब कर रहा था दोनों 11 12 साइमल्टेनियसली, मैं उसको कंटिन्यू कर लेता तो शायद मेरा हो जाता। लेकिन अभी इफ्स एंड बट्स का तो नीड नहीं है, कैसा ये अगर हुआ तो हो गया, नहीं तो ये मतलब बोर्ड्स के ऐसा अलग अलग कुछ नहीं है। बोर्ड्स का अलग ऐसा बोर्ड्स को इतना भी तवज्जो नहीं देना। मतलब जैसे जेई का होता है 75% उतना तक आप जाने दो, उसके बाद इतना तवज्जो नहीं है आज के दिन में। पहले होता था, आज ऐसा नहीं है, क्योंकि आज तो कॉलेज में भी बचने के लिए सीयूटी चाहिए। मैक्सिमम जो होता है वो बोर्ड्स का जो पैटर्न्स उन्होंने बना के दिया है सीबीएसई, वो कुछ ऑलमोस्ट पकड़ते हैं तो नीट जैसा जेई जैसा मतलब सेम स्टैंडर्ड ही उन्होंने बना के दिया है ताकि बच्चे लोगों को दिक्कत भी ना आए। तो कुछ आपको कुछ ऐसा एडवांटेज फील हुआ कि हाँ मैंने रिपीट ईयर में किया तो कुछ मुझे ज़्यादा एडवांटेज हुआ, या फिर अगर मैं फ्रेश ईयर्स में कुछ ज़्यादा सीरियसली ले लेता तो मुझे और अच्छा हो जाता? ड्रॉप ईयर में मैं ये बोलूँगा कि एक ही एडवांटेज है, वो बोर्ड का प्रेशर नहीं होता। लेकिन ओवरऑल मैं मानता हूँ कि जो 11th में है उनके लिए अच्छा है। अगर 2 साल का मोमेंटम लेके आ रहे हो तो ट्रैक करने में आसानी होती है। मतलब जो 11 बर्बाद बोल रहे हैं, अगर आप अपना 12th को ड्रॉप ईयर कंसिडर करके प्रिपेयर करें तो मेरे हिसाब से वो सीरियसनेस ज़्यादा रहती है और रिजल्ट अच्छा आने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि ड्रॉप ईयर में ऐसे तो एडवांटेज एक होता है कि बोर्ड नहीं होते, लेकिन अल्टीमेटली मेंटल प्रेशर बहुत होता है, सोसाइटी का प्रेशर बहुत होता है, रिलेटिव्स का भी प्रेशर होता है। तो ओवरऑल यही है कि मतलब फ्रेश ईयर में निकल गया तो टेंशन कम। और जो ज़्यादातर केसेस में बच्चे लोगों का जो चीज़ होता है वो है कि मैं 3 घंटे का जो टाइम होता है या फिर हम लोग पकड़ ले 3 घंटा 20 मिनट। तो ये बात मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि जो एग्ज़ाम हॉल के अंदर जो सिग्नेचर्स वगैरह या फिर उसका जो कुछ प्रोसीजर वगैरह होते हैं नीट का, तो उसके लिए कितना सा टाइम वो लोग लेते हैं, या फिर मतलब हम लोगों को जो बोला जाता है कि 200 मिनट्स दिया जाता है, वो पूरा का पूरा 200 मिनट्स आप लोगों को मिलता है या फिर कुछ प्रोसेस के लिए वो निकल जाता है? मैं अगर बोलूँ इफेक्टिवली तो 180 मिनट्स मिलता है। मतलब जैसे OMR रोल नंबर ये सब भरने में भी 5-10 मिनट जाते हैं, उसके बाद सिग्नेचर वगैरह उनमें और 5-10 मिनट जाते हैं। तो ओवरऑल 180 मिनट्स मिलता है। इसीलिए टेस्ट का इम्पोर्टेंस है, क्योंकि टेस्ट में 3 घंटे रहते हैं। हाँ, तो टेस्ट में हमारे यहाँ पर भी जो एनएमटीएस जेएमटीएस होता है उसका भी 3 घंटे रहता है। तो वही मतलब एग्जाम में ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है वो पहले ही आके सिग्नेचर लेंगे, उनका जब मर्जी होता है वो लोग है। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा कि अगर आप क्वेश्चन के बीच में भी है आपको छोड़ के उसमें जाना होगा। जैसे मैंने इस साल एक गलती किया था, आपने बोला तो उसी टाइम पे जब एग्जाम देने आया वही असर्शन रीजन वाला, मैं असर्शन वही ठीक फॉर्मूले से किया, बट वो सिग्नेचर लेने आई तब मेरा दिमाग भटक गया और मैं गलती कर दिया उसमें, जबकि मेरा लॉजिक बिल्कुल सही है। मतलब उस टाइम पे भी हम लोगों को पूरा का पूरा फोकस रहना जरूरी है, फोकस लूज नहीं होना। और जो 3 घंटे का जो हाँ अगर हम लोग 200 मतलब 200 मिनट्स को छोड़ दे 180 मिनट्स मतलब 3 घंटे का जो टाइम होता है उसको हम लोग कैसे अरेंज कर सकते हैं? मतलब बायोलॉजी के लिए कितना देना सही होगा, केमिस्ट्री के लिए कितना देना सही होगा, या फिर मैथ्स फिजिक्स के लिए कितना देना सही होगा? इसका जैसे स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। अगर मैं मेरा बोलूँ तो मेरा पैटर्न हमेशा BCP ही रहता था, बायोलॉजी केमिस्ट्री देन फिजिक्स। तो मैंने क्या किया था, बायोलॉजी और केमिस्ट्री मैंने राउंड्स में किया। पहले वो क्वेश्चन करो जो तुम्हें आसानी से हो जाए, पहले थॉट्स में हो जाए, ज़्यादा कैलकुलेटिव हो तो पहले राउंड के लिए छोड़ सकते। मतलब पेपर राउंड में करना मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में स्टूडेंट्स लोगों का ऐसा होता है कि मुझे बायोलॉजी 330 लाना है, वो पहले से उन लोगों के माइंड में बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आता है तो वो उसको लेके बैठ जाते हैं, उसमें टाइम जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए आप कैसे रेडी किए थे, या फिर कैसे आप? जैसे मैं अपना बायो का बोलूँ तो मैंने लगभग 8 क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में छोड़ दिए थे, जो मुझे लगता था कि मैं श्योर नहीं हूँ तो मैंने छोड़ दिया। तो उसके बाद मैं केमिस्ट्री में मूव हुआ। केमिस्ट्री का मैंने
लगभग 39 से 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री का किया। उसके बाद मैं फिजिक्स में मूव करा, जाके फिजिक्स का एक राउंड कंप्लीट किया। उसके बाद जैसे 40 मिनट बचे होंगे तब मैं आके बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कंप्लीट करके फिर फिजिक्स का जो क्वेश्चन मुझे अटक रहे थे, जैसे टाइम जस्ट 30 मिनट्स बाकी थे, तब मुझे ऐसा हुआ कि मेरा दिमाग ब्लॉक हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या करूँ। तो तब मैंने क्या किया, मैंने ब्रेक लिया 2 मिनट का। ब्रेक लेके मैं पानी पिया, 2 मिनट शांत किया खुद को, उसके बाद करना चालू किया, तब सभी क्वेश्चन होने लगे। मतलब ऐसा होगा कि ब्रेन सिचुएशन पे आएगा ही है। 3 घंटे 180 क्वेश्चन करने में सैचुरेशन पॉइंट आता ही आता है। तो वही बीच बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक्स और पानी जरूरी है। तो जैसे आपने बोला कि एग्जाम्स के लिए आप कुछ प्रिपरेशन कर रहे थे, एग्जाम्स हॉल का जो आपने टाइम सेटअप मैनेज किया था, तो वो टाइम सेटअप मतलब आपने पहले से ही सोच के गए थे या फिर प्रिपरेशंस के थ्रू आपने उसको डेवलप किया था? इसी फैक्टर में टेस्ट का रोल सबसे ज़्यादा आता है, क्योंकि टेस्ट में ऐसा नहीं है कि हमेशा हम बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली वही करते हैं लास्ट में जो एग्जाम में करना होता है, लेकिन थ्रू आउट द ईयर कभी कभी फिजिक्स भी कर लिया, कभी केमिस्ट्री कर लिया। मोस्टली बायोलॉजी से स्टार्ट करते थे क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। बट ओवरऑल में जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसे करना चाहिए, लेकिन एक सेट पैटर्न होना चाहिए। मतलब पहले एक्सपेरिमेंट करो, उसके बाद फिर तुम्हें पता चलेगा कौन सा तुम्हारे लिए अच्छा है। उसके लिए हम लोग को पहले टेस्ट देना बहुत, मतलब जैसे 11th के हो तो मंथली एक तो टेस्ट देना ही, और 12th के हो तो जैसे लास्ट में तो फुल टेस्ट होंगे मिनिमम 10-15 तो 10-15 होते थे मिनिमम। हाँ 15 होता है। तो 10-15 तो मैंने 10 दिया था, तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत कुछ और जगह के भी टेस्ट थे, मैनेज नहीं हुआ। तो मिनिमम हर जगह के टेस्ट दो, लेकिन पहले जब सिलेबस कर रहे हो तब एक ही टेस्ट दो, उसके अकॉर्डिंगली आपका सिलेबस खत्म करो। जनवरी तक सभी का लगभग हो जाता है। उसके बाद अलग अलग जगह करो तो अपना कहाँ स्टैंड कर रहे हो ये पता चलता है। अच्छा, तो लास्ट मोमेंट पे आपने जो प्रिपरेशंस वगैरह किया था, मतलब जो हमेशा बच्चे लोगों का बोलना होता है कि लास्ट मोमेंट में हम लोग कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है, तकरीबन 10-15 दिन की बचे हुए हैं। इस टाइम पे हम लोग कैसे खुद को प्रिपेयर करें, फाइनल वाला प्रिपरेशन? लास्ट में जैसे रिवीजन तो होता है टेस्ट से ही, और मेरा अगर बोलूँ तो मैं एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले मुझे बहुत गंदा सा फीवर हो गया था, जिसकी वजह से मैं एंटीबायोटिक के डोसेज देता हूँ। मतलब मेरा नीट के 2 दिन पहले जाके डोज कंप्लीट हुआ। तो उस समय ऐसा था कि मुझे ये लग गया था अगर मैं पढ़ नहीं पाया तो मेरा पूरा साल बर्बाद जाएगा। तो ऐसा था कि एक दिन में कम्प्लीटली बहुत वीक था, उसके बाद के दिन मैं मेडिसिन लेके, क्योंकि अल्टीमेटली तो चैट टेबल पे ही पढ़ना है और घर के सब वो उधर ही खाना वाना सब कुछ लाते थे, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन वही है, मतलब अगर हम एक्सक्यूजेस को अपना हथियार बना लेंगे फिर तो होने वाला नहीं। लेकिन यही है कि मतलब मेरा जैसे लास्ट टेस्ट जो मैंने दिया था उसमें मेरे 616 मार्क्स थे, और वो मैंने एंटीबायोटिक खा के दिया। मतलब उस दिन बिस्तर से उठ के ही टेस्ट दिया था, तो वो मेरे लिए एक मोटिवेशन था कि अगर मैं बीमार हालत में भी कर सकता हूँ तो हो जाएगा। हाँ वही हो जाएगा, ये कॉन्फिडेंस आ गया। मतलब हम लोगों का जो 2 साल होता है वो 2 साल हम लोगों को फुल ऑफ मोटिवेशन से कुछ करना पड़ेगा। अगर मोटिवेशंस में हम लोग नहीं करते तो दिक्कत होगा। और जो दूसरा वाला चीज़ होता है हम लोगों का मोमेंटम, मतलब कभी कभार ऐसे सोचते हैं कि हम लोग जब हम लोगों का कॉन्फिडेंस, मतलब हम लोगों का जो एक सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा। और एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि कभी कभार बच्चे लोग ऐसे बोलते हैं कि सर मेरा जो प्रिपरेशन है, अभी केमिस्ट्री मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, फिजिक्स अच्छा लग रहा है, तो मैं ज़्यादा फिजिक्स कर रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों के बाद मुझे केमिस्ट्री अच्छा लग रहा है, केमिस्ट्री में ज़्यादा कर रहा हूँ। तो ऐसे आपको भी कुछ फेजेस आया था कि कभी कभार ऐसा होता था कि फिजिक्स ईजी लग रहा है मुझे, या फिर केमिस्ट्री ईजी लग रहा है, या फिर बायोलॉजी ईजी लग रहा है ज़्यादा? जैसे जब फ्रेशर था तब तो सभी का ऐसा ही होता है, नीट एस्पिरेंट के बायो की तरफ झुकाव ज़्यादा होता है क्योंकि वो कंपैरेटिवली इजियर है ग्रास्प करना। लेकिन ड्रॉप ईयर में ये समझ गया था कि तीनों को मैनेज करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक को ज़्यादा तवज्जो देंगे तो दूसरा खराब होना ही होना है। तो ऐसे ही मतलब फिजिक्स का मैं तो ये बोलूँगा इनिशियल स्टेजेस में फिजिक्स को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग होगा तो इसके कॉन्फिडेंस से मेरे हिसाब से बाकी 2 भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और जैसे थ्रू आउट द प्रिपरेशन क्वेश्चंस का बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ते रहते हैं, क्वेश्चन अवॉइड करते रहते हैं, वो नहीं करना चाहिए। स्पेशली फिजिक्स में तो बिल्कुल भी
फिजिक्स में अगर थ्योरी पढ़ते रहो कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन से करो, गलती करो, उसी से ही जो होगा, जो होना है। अच्छा, और कभी कभार बच्चे लोग और एक चीज़ भी करते रहते हैं, वो ऐसा होता है कि कुछ बच्चे लोग ऐसा होते हैं कि वो नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, कुछ कलर्स वगैरह डाल के, मतलब डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स वगैरह डाल के वो नोट्स बनाते रहते हैं। तो आपने भी ऐसा कुछ किया था, या फिर कुछ मतलब प्रिपरेशन नोट्स के ऊपर बेस करके थे, मतलब उसके अंदर आपने ज़्यादा टाइम दिया था, या फिर प्रैक्टिस के थ्रू आपने ज़्यादा प्रिपरेशन किया था? मैं जैसे क्लास नोट्स का बोलूँ, क्लास नोट्स का ऐसा होता है कि उसमें हर तरफ के क्वेश्चंस होते हैं, हर टॉपिक जो ज़रूरी होते हैं, तो वो ऐसा होना चाहिए कि समझ आए, बट ऐसा ना हो कि उसमें हम अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दें। वही, मतलब वो क्लीन होना चाहिए, बाकी जो होना है हो जाएगा, लेकिन उतना भी टाइम नहीं देना कि उसको सुंदर बना के कोई फायदा नहीं। क्लीन होना चाहिए, खुद को समझ आना चाहिए, यही। और जैसे बायो का बोलूँ तो बायो में एनसीईआरटी सभी को पढ़ने में पहली बार तो दिक्कत होती है, तो उसके लिए नोट्स क्लीन एंड क्लियर होने चाहिए, ऐसा नहीं कि नोट्स में ही हमारा सारा कुछ चला जाए। अच्छा, तो बहुत बहुत बधाई आपको फिर से, क्योंकि जो नीट का स्कोर है उसके ऊपर बेस करके, हाँ थोड़ा बहुत हम लोगों का जो ऐसा मतलब एक्सपेक्टेशन था, वो हाल ही में जो नीट का इश्यूज है उसके अंदर कुछ इधर उधर हो सकता है, अभी भी पता नहीं है हम लोगों को, क्योंकि रैंक का बहुत ज़्यादा इशू इस बार हो चुका है। फिर भी जैसा भी है, कुछ कर तो नहीं सकते, जो भी है। तो फैमिली अभी कैसा फील कर रहा है, या फिर आप खुद से कैसे फील कर रहे हो? मैं जैसे स्कोर के लेके तो अच्छा ही फील कर रहा था, लेकिन रैंक थोड़ा वो अच्छा रैंक फैमिली का भी वैसा है, लेकिन उनको इस बात का खुशी है कि कॉलेज में मिल जाएगा। अच्छा। तो उनके लिए ये है, मतलब कॉलेज मिल जाए और बाकी जो होना है हो जाए, तो ये है। अच्छा, तो अभी हम लोग बस काउंसलिंग के वेट कर रहे हैं कि कौन सा वाला आ जाए, क्योंकि इस बार तो कुछ ऐसा चल रहा है कि कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कितने में कट होगा, या फिर कितने में कोई कॉलेज का सीट क्लोज हो जाएगा। तो जो भी हम लोग उम्मीद करते रहते हैं कि आपको एक अच्छा सा सीट मिल जाए, तो देखते हैं हम लोग, और जब आपको कुछ सीट्स मतलब कोई गवर्नमेंट सीट मिल जाए, तो उसके बाद हम फिर से आपको एक बार इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, उस टाइम हम लोग कुछ और ज़्यादा डिस्कशंस करेंगे इसके बारे में। तो ऑल द वेरी बेस्ट आपको इस बात के लिए, बहुत बहुत मुबारकबाद। तो ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा एंजॉय कीजिए और वेट कीजिए, हम लोगों का काउंसलिंग वगैरह शुरू होता है, तब हम लोग फिर से एक बार मिलेंगे। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर एसएसपीसी में जो पढ़ते थे उनके लिए स्पेसिफिकली, कि जो पढ़ रहे हो ऐसा करो कि सर के साथ बॉन्डिंग बना कर, मतलब ऐसा नहीं टीचर से भागना नहीं, मतलब मेरा प्रिपरेशन में यही सबसे अच्छी बात थी कि मैं टीचर्स के साथ थ्रू आउट द जर्नी बॉन्डिंग बना कर रखा था, मतलब जब भी कोई भी दिक्कत हो टीचर के साथ शेयर कर सकते। तो वही बात है कि टीचर के साथ कोई भी प्रॉब्लम शेयर करो ताकि फायदा हो। ठीक है।